मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिप्पा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। चलिए, कल हम पढ़ रहे थे रासायनिक संयोग के नियम। उसमें अपन ने 3 नियम पढ़ लिए अब तक। पहला पढ़ा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दूसरा पढ़ा स्थिर अनुपात का नियम, और तीसरा हम पढ़ रहे हैं, तीसरा हमने पढ़ा गुणित अनुपात का नियम, और चौथा हम पढ़ रहे हैं व्युत्क्रम अनुपात का नियम। क्या कहता है ये नियम? देखिएगा, इस नियम की थोड़ी सी डेफिनेशन जो है वो जटिल है, फिर घुमा फिरा के डेफिनेशन थोड़ा सा ढंग से अपने सरल करने की कोशिश की है। तो आप देखिएगा, ये नियम कहता है कि जब दो भिन्न भिन्न तत्व ए और बी किसी अन्य तत्व सी के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग कर 2 यौगिक बनाते हैं तथा ए और बी भी आपस में संयोग कर एक यौगिक बनाता है, तो ए और बी के संयोग करने वाले द्रव्यमानों का अनुपात इनके सी के साथ संयोग करने वाले द्रव्यमान के समान होता है। क्या कहा मैंने? ए और बी के संयोग करने वाले द्रव्यमानों का अनुपात इनके सी के साथ संयोग करने वाले द्रव्यमान के समान होता है, द्रव्यमान के अनुपात के समान होता है। और अगर समान नहीं होता तो यह एक सरल अनुपात होता है। क्या होता है? एक सरल अनुपात होता है। क्लियर? कैसे? जैसे यहाँ पर देखिए, ये 2 तत्व हैं ए और बी। इन 2 तत्वों के भिन्न भिन्न तत्व हैं, इनके भिन्न भिन्न भार जो हैं वो तीसरे तत्व सी के साथ संयोग कर रहे हैं। तो इसमें खासियत क्या है? जो तत्व सी है, इस सी का इस यौगिक में और इस यौगिक में दोनों में निश्चित द्रव्यमान होगा, और संयोग कर 2 यौगिक बनाए इसने, एक BC बनाया और एक AC बनाया। क्लियर? अब ये कह रहा है कि यदि ये दोनों ए और बी भी आपस में संयोग कर एक यौगिक बनाते हैं, क्या बनाते हैं? आपस में संयोग कर एक यौगिक बनाते हैं, तो यहाँ जो ए और बी का जो अनुपात होगा द्रव्यमानों का, वो यहाँ से प्राप्त ए और बी के अनुपात के बराबर होगा। मतलब यहाँ जो ए और बी का अनुपात होगा वो ए और बी के सी के साथ संयोग से करने वाले द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होगा। मतलब ए अनुपात सी और बी अनुपात सी। क्लियर? इसके बराबर होगा। सी से सी कट गया। क्लियर? क्या बनेगा? ए अनुपात बी आएगा। तो ये कहना चाह रहा है ये नियम। तो दोबारा सुनिएगा, क्या कहता है ये नियम? ये नियम कहता है कि जब 2 भिन्न भिन्न तत्व ए और बी किसी अन्य तत्व सी के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयोग कर 2 यौगिक बनाते हैं, बना लिया AC और BC, तथा ये दोनों तत्व भी आपस में संयोग कर एक यौगिक का निर्माण करते हैं, तो इन दोनों के संयोग करने वाले द्रव्यमान जो होंगे वो सी के साथ संयोग करने वाले द्रव्यमानों के अनुपात के बराबर होगा। कोई कंफ्यूजन? और बराबर नहीं होगा तो एक सरल अनुपात होगा। अपन दोनों एग्जांपल लेते हैं। क्लियर है? ए और बी का अनुपात जो होगा वो यहाँ से प्राप्त ए और बी के अनुपात के बराबर आएगा। क्लियर? अपन अब एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पर ले लिया, मान लो ये तत्व ले लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसको ए मान लो, इसको बी मान लो। कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या बनाते हैं? देखो, कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं, H2O बना रहे हैं, और ये कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया कर रहे हैं, CO2 बना रहे हैं। कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया कर रहे हैं, H2O बना रहे हैं, और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन भी संयोग करके CH4 बना रहे हैं। क्लियर? तो हमें क्या करना है? इस CH4 में जो कार्बन हाइड्रोजन का रेशो है, अनुपात है, वो यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन के अनुपात के बराबर आना चाहिए। तो हमने क्या कहा? तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान का मतलब जो कॉमन है तीसरा तत्व, वो कॉमन तत्व जो है उसका द्रव्यमान दोनों में समान होना चाहिए। समान नहीं है तो बनाएंगे। देखिए, जैसे आपने कहा CO2 में कार्बन का भार कितना है? आपके कार्बन का भार 12 है, क्योंकि एक ही कार्बन है तो परमाणु भार 12 है। और ऑक्सीजन का भार कितना है? आपके 16 दूना 32 है। क्लियर? फिर यहाँ पे H2O में देखें अपन, H2O में हाइड्रोजन का भार कितना है? 2 है, और ऑक्सीजन का भार 16 है। अपन ने क्या कहा? जो तीसरा तत्व है, एक ही ऑक्सीजन है, तीसरा तत्व जो है उसका द्रव्यमान दोनों यौगिकों में निश्चित होगा। मतलब ऑक्सीजन का द्रव्यमान इन दोनों में निश्चित करना है। अगर यहाँ 32 है तो हमें यहाँ पर भी 32 करना है।
तो आप 32 करने पे क्या आएगा, देखो 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ कितना हाइड्रोजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। तो आप क्या कहोगे, चूंकि 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है बराबर 2 ग्राम हाइड्रोजन, इसलिए हमें कितना करना है, बराबर करना है दोनों 32, इसलिए 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ संयोग करेगा कितना, 2/16 गुना 32 बराबर 4 ग्राम। तो अब हाइड्रोजन कितना आ गया यहाँ पे 4। तो यहाँ देखो इन दोनों से, दोनों में ऑक्सीजन तो बराबर हो गया 32 और 32, क्लियर। तो ऑक्सीजन 32 पर कितना कार्बन है यहाँ पर, कार्बन रेशो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर, कार्बन 12 है। अब हाइड्रोजन 2 नहीं है क्योंकि हाइड्रोजन 16 पे 2 है, 32 पे तो कितना है 4 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 4, कितना आ गया 3:1 आ गया, कितना आ गया 3:1। अब यही अनुपात यहाँ CH4 में होना चाहिए। तो आप यहाँ देखिएगा CH4 में क्या आएगा, कार्बन का भार जो आएगा वो कितना, 1 कार्बन है तो 12, और हाइड्रोजन का भार जो आएगा 4 हाइड्रोजन है 4, तो कार्बन रेशो हाइड्रोजन तो 12:4 बराबर 3:1, क्लियर। कितना आ गया 3:1। तो आपने क्या कहा, जब दो तत्वों के भिन्न भिन्न भार किसी तीसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, निश्चित का मतलब जितना द्रव्यमान ऑक्सीजन का इधर है उतना ही इधर होगा। तो हमने क्या करा, 32 था यहाँ 16 था, तो इन दोनों को पहले बराबर करेंगे ना भाई। तो मैंने यहाँ 32 कर दिया, तो 32 में वही चूंकि 16 रुपये में आते हैं 2 हाइड्रोजन, तो 32 में कितने आएंगे, एक में कितने आएंगे 2/16, तो 32 में कितने आएंगे 2/16 गुना 32 बराबर 4 हाइड्रोजन। निकाल लिए ना भाई। वही केले की दुकान पे खड़ा होना ठेले पे और उस केले को खरीदना अपन को, कि 16 रुपये में 2 केले आते हैं, तो बताओ 32 रुपये में कितने केले आएंगे, 4 केले। ओके, फिर यहाँ पे निकाल लिया 3:1 आया। तो CH4 में भी अनुपात क्या आया, समान आया। तो ये कहता है कि भाई C के साथ संयोग करने वाले द्रव्यमानों के अनुपात के समान होता है। कोई कन्फ्यूजन, क्लियर। अब अगर समान नहीं है तो यहाँ पर फिर एक सरल अनुपात आएगा, अगला ये वाला देखते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे देखते हैं अपन, है ना, सरल अनुपात वाला देखते हैं। तो आप यहाँ देखिएगा, जैसे आपने यहाँ ले लिया सल्फर, ऑक्सीजन, और यहाँ तीसरा तत्व ले लिया हाइड्रोजन, क्लियर। ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है, H2O बनाता है। ये हाइड्रोजन सल्फर के साथ क्रिया करता है, H2S बनाता है, और ये सल्फर ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, SO2 बनाता है। तो यहाँ इन दोनों से सल्फर ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा वो इस अनुपात के बराबर आना चाहिए। यदि बराबर नहीं आता तो इसके अनुपात को इनके अनुपात से भाग देना है, और वो अनुपात एक सरल अनुपात आना चाहिए। देखो अपन यहाँ बात करें H2S में हाइड्रोजन का भार कितना है, 2 है। सल्फर का भार कितना है, 32 है, क्लियर। फिर अपन बात करें H2O में, H2O में हाइड्रोजन का भार कितना है, 2 है, और ऑक्सीजन का भार कितना है, 16 है, क्लियर। तो सबसे पहले देखो इसमें कॉमन तत्व कौन सा है। कॉमन तत्व का मतलब जो दोनों में समान है वो कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का भार देखो दोनों में समान होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों में समान है। और समान है तो सल्फर व ऑक्सीजन का जो अनुपात आएगा इन दोनों से, किसके से, H2O से और H2O से और H2S से। तो अपन यहाँ बात करें H2O व H2S से कितना आएगा, सल्फर अनुपात ऑक्सीजन। सल्फर कितना है यहाँ 32 है, क्योंकि हाइड्रोजन तो समान हो गया ना यहाँ पे 2-2, और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 16 है। तो कितना आया, 2:1 आया, क्लियर। अपन अब देखें SO2 में ये अनुपात बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम यहाँ बात करें SO2 में क्या है, सल्फर का अनुपात, सल्फर का भार जो आएगा कितना आएगा 32, और ऑक्सीजन का भार जो आएगा वो भी कितना आएगा 32।
तो सल्फर अनुपात ऑक्सीजन जो आया 32:32 बराबर 1:1। क्लियर? 1:1 है। अब ये दोनों अनुपात भिन्न भिन्न आ रहे हैं या समान आ रहे हैं? भिन्न भिन्न आ रहे हैं। भिन्न भिन्न आ रहे हैं तो क्या करना है, इस अनुपात को इस अनुपात से विभाजित करना है। जो दोनों यौगिकों से प्राप्त अनुपात आएगा उसको कॉमन वाले यौगिक से विभाजित करना है, तो वो एक सरल अनुपात आएगा। तो 2:1/1:1 बराबर 2:1, जो क्या आ गया, एक सरल अनुपात आ गया। तो यहाँ पर दो तरीके से क्वेश्चन होंगे, या तो ये अनुपात बराबर आएगा, क्या कहा मैंने, जब पिछले क्वेश्चन में बराबर आया था 3:1, तो या तो ये अनुपात बराबर आएगा, और यदि बराबर नहीं आता है तो इन दोनों अनुपातों को विभाजित करने पर एक सरल अनुपात आएगा। क्या आएगा? एक सरल अनुपात आएगा। ये है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। कोई कंफ्यूजन? चल अब देखिएगा, हम पढ़ते हैं अंतिम नियम जिसका नाम है गैलुसैक का नियम। गैलुसैक का नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि जब समान ताप और दाब पर क्रिया करने वाली गैसों का जो आयतन होता है वो एक सरल अनुपात में होता है। क्या कहता है? समान ताप व दाब पर क्रिया करने वाली गैसों का आयतन क्या होता है? एक सरल अनुपात में होता है। फिर ये आगे कहता है कि यदि बनने वाला उत्पाद भी गैस हो, क्या कहा मैंने, बनने वाला उत्पाद भी गैस हो तो उसका आयतन भी क्रिया कारकों के आयतन के साथ एक सरल अनुपात में होगा। क्लियर? जैसे अपन यहाँ एग्जाम्पल की बात करें, N2G प्लस 3H2G बराबर ट्वाइस ऑफ NH3G। क्लियर? ये आ गया आपके। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया है, और जब ये संतुलित अभिक्रिया है तो इस संतुलित अभिक्रिया में इसके आगे जो ये अंक लिखे हुए हैं इन्हें हम कहते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। क्या कहते हैं इनको? हम रस समीकरण मिति गुणांक कहते हैं। तो इन रस समीकरण मिति गुणांक जो होते हैं इसी अनुपात में तो इनके मोल क्रिया करते हैं, और इसी अनुपात में इनके आयतन क्रिया करते हैं। तो यहाँ पे अपन देखें, नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा हुआ, जिसका कुछ नहीं होता उसका एक होता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो गया, एक आयतन हो गया, यहाँ पर ये 3 आयतन हो गया, और यहाँ पर ये 2 आयतन हो गया। क्लियर? तो यहाँ जो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और NH3 के आयतन का अनुपात है वो कितना होगा? 1:3:2 होगा। कितना होगा भाई? 1:3:2 होगा। कोई कंफ्यूजन? ये इनके अनुपात आएंगे, मतलब इस अनुपात में ही नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ संयोग करेगा और इसी अनुपात में उत्पाद बनेगा। मतलब यदि 1 लीटर नाइट्रोजन लें तो हमें 3 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी और 2 लीटर अमोनिया बनेगा। क्लियर? इस अनुपात का मतलब, जैसे मान लो आपने ले लिया कि सर 500 ml नाइट्रोजन ले लिया तो 1500 ml 3 गुना चाहिएगा, तो 1500 ml हाइड्रोजन चाहिएगा और 1000 ml मतलब दुगना अमोनिया बनेगा। क्लियर? आपने इसको 20 लीटर ले लिया तो 20 का ये 60 लीटर चाहिएगा हाइड्रोजन और ये 40 लीटर अमोनिया बनाएगा। क्लियर? ये है गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया 2COG प्लस O2G बराबर 2CO2G। क्लियर? तो यहाँ पे CO2 और CO2 के जो आयतन का अनुपात होगा वो कितना होगा? 2:1:2 होगा। भाई 2:1:2 होगा, यही अनुपात आएगा। क्लियर? और ये अनुपात आएगा तो इसे कहते हैं अपन क्रिया करने वाला। मतलब 2 लीटर कार्बन मोनोऑक्साइड से क्रिया करने के लिए 1 लीटर हाइड्रोजन की आवश्यकता होगी और 2 लीटर CO2 बनेगी। अब अगर ये 50 ml ले लिया होता तो 50 ml CO से क्रिया करने के लिए आधा चाहिएगा O2, मतलब 25 ml O2 की आवश्यकता होगी और 50 ml CO2 बनेगा। क्लियर? और एग्जाम्पल लें अपन, कोई भी अभिक्रिया ले लीजिए आप जो अभिक्रिया लेंगे उसका आंसर उसी हिसाब से देना है आपको, वो अनुपात ही तो है। जैसे आपने यहाँ ले लिया CH4 + 2O2G
बराबर CO2G और प्लस 2H2OG। यहाँ पे मैंने जल को भी वाष्प के रूप में लिखा है, गैस की अवस्था में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर इसका दहन हो रहा है, दहन पे ताप बहुत ज़्यादा होगा तो ये गैस अवस्था में होगा। तो यहाँ जो CH4 का आयतन अनुपात, O2 का आयतन अनुपात, CO2 का आयतन अनुपात, H2O का आयतन, ये किस अनुपात में आएगा? 1:2:1:2। क्लियर? ये आएगा आपके 1:2:1:2 में आएगा। कोई प्रॉब्लम? मतलब 1 लीटर CH4 के दहन के लिए 2 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, और दहन के फलस्वरूप 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड व 2 लीटर जल वाष्प बनेगी। क्या बनेगी? 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड व 2 लीटर जल वाष्प बनेगी। कोई कंफ्यूजन? इसे कहते हैं गैलुसैक का आयतन संबंधी नियम। इसको हम आगे इसी चैप्टर में रस समीकरण मिति और आयतन मिति में पढ़ेंगे, ऑडियोमेट्री में पढ़ेंगे। क्लियर? चलिए, आपके 5 लॉ कंप्लीट हो गए, लॉ ऑफ केमिकल कम्बाइनेशंस के। कोई दिक्कत है आपको तो आप बताइएगा मेरे को। अब हम बात करें डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या कहता है, उसको पढ़ने से पहले हम बात करेंगे परमाणु की डेफिनेशन सबसे पहले किसने दी। तो परमाणु को सबसे पहले डिफाइन किया, उस व्यक्ति का नाम था महर्षि कनाद। क्या नाम था? महर्षि कनाद। क्लियर? तो महर्षि कनाद ने परमाणु की सबसे पहले डेफिनेशन दी। तो महर्षि कनाद ने क्या कहा? वो कंसेप्ट चलता था ना, कण कण में भगवान का वास है। क्लियर? तो वही डेफिनेशन दी इन्होंने। क्या कहा उन्होंने? कि इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा कण, ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम कण परमाणु कहलाता है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या कहा कनाद ने? तो क्या कहा कनाद ने? कहा ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है? परम अणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परम अणु। जब ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम कण की बात कर ली अपन ने, सूक्ष्मतम का मतलब क्या है? जिसे और नहीं तोड़ा जा सकता, मतलब जो इनडिवाइजिबल है, जो अविभाज्य है। तो इस ब्रह्मांड का सबसे छोटा अविभाज्य कण जो होता है वो परम अणु कहलाया अकॉर्डिंग टू कनाद। क्लियर? अब कनाद के हजारों सालों बाद आया साइंटिस्ट डाल्टन। डाल्टन ने परमाणु की डेफिनेशन दी। तो डाल्टन ने जो परमाणु था, ये परमाणु को ही परमाणु बना दिया। क्लियर? तो डाल्टन का जो परमाणु शब्द आया, वो शब्द आया एटोमॉस से। किससे आया? एटोमॉस, जो कि एक ग्रीक शब्द है जिसका मीन होता है अविभाज्य। क्या होता है? अविभाज्य, मतलब इसको विभाजित नहीं किया जा सकता। तो डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या है? परमाणु, डाल्टन ने कहा, पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है। क्या कहा? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। तो पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। तो देखिए, ब्रह्मांड किसका बना? अगर अपन कनाद की तुलना करें इससे, तो ब्रह्मांड किसका बना है? पदार्थ का ही बना है। तो ब्रह्मांड का जो सबसे छोटा कण है वो पदार्थ का ही तो कण होगा। तो वही परिभाषा है कि पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य, अविभाज्य का मतलब जिसे तोड़ा नहीं जा सकता, विभाजित नहीं किया जा सकता, परमाणु कहलाता है। किसने कहा? कनाद ने कहा, मतलब डाल्टन ने कहा। क्लियर? तो डाल्टन ने कहा कि पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण जो होता है वो परमाणु कहलाता है, पहली चीज। दूसरी चीज क्या कहा डाल्टन ने थ्योरी में अपन की में, कि एक तत्व के सभी परमाणु, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों, गुण कौन कौन से? द्रव्यमान व आकार
में क्या होते हैं, में समान होते हैं। क्लियर? तो आप पहले तो ये समझ लें कि जब डाल्टन ने ये परिभाषा दी तो इस परिभाषा के समय पर समस्थानिकों की खोज नहीं हुई थी, समभारिकों की खोज नहीं हुई थी, नाभिकीय अभिक्रिया नहीं थी। क्लियर? तो उन्होंने उस समय कहा कि एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में, मतलब द्रव्यमान में और आकार में समान होते हैं। तो ये उस समय सही था क्योंकि उस समय समस्थानिक नहीं थे और समभारिक नहीं थे। क्लियर? लेकिन आज थोड़ा चेंज होगा, वो देखेंगे अपन। तो डाल्टन के अनुसार एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं, किसके अंदर, आकार में और द्रव्यमान में। क्लियर? फिर तीसरा इसने पॉइंट दिया कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी गुणों में, गुण कौन कौन से, वही द्रव्यमान और आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। आकार में भिन्न होते हैं। ओके? तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी गुणों में क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। कोई कंफ्यूजन? अरे है क्या? तो ये है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु। क्योंकि जब डाल्टन ने भिन्न भिन्न तत्व के परमाणु कहा तो उस समय पर समभारिकों की खोज नहीं हुई थी, तो वहां पे तत्व भी भिन्न है, तो उनके द्रव्यमान भी भिन्न होंगे और उनके आकार भी भिन्न होंगे। फिर चौथा पॉइंट क्या कहा डाल्टन ने, चौथा पॉइंट कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग कर क्या बनाते हैं, यौगिक परमाणु बनाते हैं, जिसको आजकल हम यौगिक ही कहते हैं। डाल्टन ने क्या नाम दिया है इसका, यौगिक परमाणु बनाते हैं। इसका मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, किसमें, एक निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक परमाणु बनाते हैं, जिसको आजकल इस यौगिक परमाणु को हम यौगिक ही कहते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सभी यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। क्या मतलब है इसका, कि सभी यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं बेटाओ, स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। क्लियर? अब जो पांचवी प्रॉपर्टी है वो कौन सी प्रॉपर्टी है वो देखिएगा। पांचवी प्रॉपर्टी में कहता है कि परमाणु जो है वो परमाणु कैसे रहता है, संरक्षित रहता है। क्या रहता है, परमाणु संरक्षित रहता है। मतलब परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका मतलब परमाणु क्या है, संरक्षित रहता है। तो डाल्टन कहता है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, और ना ही एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। क्लियर? और जो लास्ट बोला इसमें कि रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनमें कौन भाग लेता है, उनमें परमाणु भाग लेता है। तो परमाणु जो है वो परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो परमाणु किसमें भाग लेता है बेटाओ, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। तो ये है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब आप एक बार समराइज करिएगा इसको और देखिए क्या कहता है डाल्टन। डाल्टन ने कहा कि परमाणु क्या है, परमाणु पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण है। मतलब पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है, आपके परमाणु कहलाता है। क्लियर? दूसरा पॉइंट है, एक तत्व के सभी परमाणु गुणों में, किस किस में, द्रव्यमान में और आकार में समान होते हैं। तो जब डाल्टन ने परिभाषा दी थी उस समय पर ये शब्द नहीं थे, समस्थानिक नहीं थे और समभारिक नहीं थे। क्लियर? डाल्टन की परिभाषा के समय पर ये शब्द नहीं थे,
समस्थानिक और संभारिक। क्लियर। फिर इसने तीसरा पॉइंट कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। क्या कहा इसने? भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं। क्लियर। फिर अपन बात करें, चौथा पॉइंट इसने कहा कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक परमाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक परमाणु बनाते हैं। अर्थात सभी यौगिक जो हैं वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। डाल्टन की परिभाषा में पहले यौगिक परमाणु था, आजकल हम इसे यौगिक ही कहते हैं। क्लियर। तो सभी यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। फिर आता है आपके परमाणु संरक्षित रहता है, मतलब परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर। और ना ही एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। और लास्ट आता है आपके परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। क्लियर। तो पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेती है वो कौन है? परमाणु। क्लियर। अब जैसे जैसे ये टाइम एक्सपायर होता गया और बहुत सारी रिसर्च आती गई और बहुत सारी रिसर्च आ गई, तो यहाँ पर इस डाल्टन का सुधरा हुआ रूप दे दिया। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का सुधरा रूप, ठीक, मॉडिफाइड डाल्टन थ्योरी, जिसको हम कहते हैं आधुनिक सिद्धांत। क्लियर। तो हम देखो इस आधुनिक सिद्धांत को पढ़ेंगे तो पुराने सिद्धांत को कंपेयर करेंगे नए सिद्धांत के साथ। क्या करेंगे? पुराने सिद्धांत की तुलना करेंगे नए सिद्धांत के साथ। तो देखिएगा आप, क्लियर है? चलिए, तो पुराने सिद्धांत में तो क्या कहता था? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। क्या कहा मैंने? पदार्थ का सूक्ष्मतम अविभाज्य कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है। लेकिन आज ये तो था पुराना, ठीक। अब आधुनिक में क्या कहता है? आधुनिक में कहता है कि मान लिया परमाणु अविभाज्य है। क्या कहा? मान लिया परमाणु अविभाज्य है, लेकिन ये जो परमाणु है वो 3 कणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। क्लियर। और आप जानते हैं जब भी कोई कण 3 कणों से मिलकर बना होता है तो उसे तोड़ा नहीं जा सकता, तोड़ा जा सकता है, लेकिन परमाणु अभी तक आज तक अविभाज्य है। क्लियर। लेकिन इसे हम लंबे समय तक अविभाजित नहीं कह पाएंगे। फ्यूचर में, भविष्य में उस परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। क्लियर। लेकिन अभी तक परमाणु जो है वो अविभाज्य है। किसके अनुसार? डाल्टन के अनुसार। तो ये सिद्धांत क्या कहता है? इस सिद्धांत में देखिएगा, आधुनिक सिद्धांत में पहली परिकल्पना क्या है कि यद्यपि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन यह 3 उपकणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अतः इसे अधिक लंबे समय तक अविभाज्य नहीं माना जा सकेगा। मतलब आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक सिद्धांत कहता है मान लिया कि परमाणु एक अविभाज्य कण है, लेकिन आप अब हमारी बात भी सुनिएगा, है ना? कण है, लेकिन यह 3 उपकणों इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बना हुआ है। और जब कोई भी चीज 3 कणों से मिलकर, 3 चीजों से मिलकर बनी होती है, इसका मतलब से तोड़ा तो जा सकता है, बट लेकिन परमाणु अभी तक अविभाज्य है, अभी तक अविभाज्य आज तक, लेकिन इसे अधिक लंबे समय तक अविभाजित नहीं माना जा सकेगा। हो सकता है कल इसे कोई तोड़ दे,
क्लियर। लेकिन परमाणु अभी तक और आज तक अविभाज्य है। क्लियर। तो ये कंपेयर करा हमने पुरानी का इसमें, कंपेयर में परमाणु अभी भी अविभाज्य है। क्लियर। लेकिन यहाँ पर एक संदेह दे दिया कि सर ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना हुआ है, तो इसे आगे फ्यूचर में अधिक लंबे समय तक अविभाजित नहीं माना जा सकेगा, हो सकता है आगे फ्यूचर में विभाजित हो जाए। क्लियर। फिर हम यहाँ पे बात करें दूसरी परिभाषा, दूसरा बिंदु क्या था, है ना, पुराने में दूसरा बिंदु क्या था वो देखिएगा। सेकंड पॉइंट था कि एक तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं। क्या पॉइंट था? एक तत्व के परमाणु गुणों में क्या होते हैं? समान होते हैं। तो एक तत्व के परमाणु या समान तत्व के परमाणु, समान तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं। और यहाँ गुण जो लिए अपन ने वो एक तो द्रव्यमान लिया और एक आकार लिया। क्लियर। लेकिन अब आप देखें आधुनिक सिद्धांत में ये तो ओल्ड है। क्लियर। अब न्यू सिद्धांत की अपन बात करें, आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न सिद्धांत में आप पढ़ चुके हैं समस्थानिक, समभारिक, सम न्यूट्रॉनिक, पढ़ चुके हैं भाई, ये मैंने पढ़ाया आपको अभी इसी चैप्टर में। तो ये क्या कहता है, न्यू कंसेप्ट कहता है कि भाई पुराना तो कहता है समान तत्व के परमाणु गुणों में समान होते हैं, लेकिन न्यू कंसेप्ट कहता है कि सर समस्थानिकों की खोज हो गई। किसकी खोज हो गई? समस्थानिकों की खोज हो गई। और समस्थानिकों की खोज के बाद क्या चेंज हो गया इस डेफिनेशन में, इस पॉइंट में क्या परिवर्तन हो गया वो देखिएगा। समस्थानिक का मतलब क्या होता है? वे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती है, या एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं भिन्न भिन्न होती हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। जैसे 6C12, 6C14, ये दोनों परमाणु कार्बन के हैं, लेकिन एक का द्रव्यमान 12 है और एक का द्रव्यमान 14 है, तो दोनों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। क्लियर। और दोनों का द्रव्यमान भिन्न भिन्न है, इसका मतलब एक तत्व के परमाणु भी गुणों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं। पुराना तो क्या कहता है? समान होते हैं। और नए में हम क्या कहते हैं भाई? समस्थानिकों की खोज के बाद एक तत्व के परमाणु भी गुणों में, गुणों का मतलब द्रव्यमान में, भिन्न भिन्न हो सकते हैं। क्लियर। ये हो गया पहला। आपने ऐसे यहाँ पे ले लिया 1H1, 1H2, 1H3, परमाणु क्रमांक कितना इनका? 1 1 1 है। द्रव्यमान संख्या 1 2 और 3 है। क्लियर। क्या है? द्रव्यमान संख्या 1 2 और 3 है। और जब द्रव्यमान संख्या 1 2 3 है तो यहाँ पर तत्व समान है, फिर भी परमाणुओं के गुण भिन्न भिन्न है, मतलब द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। इसका मतलब क्या है कि समस्थानिकों की खोज के बाद एक तत्व के परमाणु, एक तत्व के परमाणु भी गुणों में कौन सा? द्रव्यमान में भिन्न हो सकते हैं। क्या कहा मैंने? एक तत्व के परमाणु भी गुणों में मतलब द्रव्यमान में भिन्न हो सकते हैं। कोई कंफ्यूजन? क्लियर। फिर देखिए ओल्ड में तीसरा क्या कहता था? तीसरा कहता था भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी गुणों का मतलब कौन कौन से गुण? द्रव्यमान व आकार में भिन्न भिन्न होते हैं। ओके। अब यहाँ पे देखें अपन न्यू कंसेप्ट देखें, थर्ड का न्यू कंसेप्ट में क्या कहते हैं बनो? ठीक है, न्यू में क्या कहते हैं? आपने पढ़ लिया समभारिक। समभारिक की परिभाषा क्या है? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं समभारिक कहलाते हैं। क्या कहा मैंने? भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं समान होती हैं समभारिक कहलाते हैं। क्लियर। तो 6C14,
7n14, ये परमाणु कार्बन का है और ये परमाणु नाइट्रोजन का, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु है, फिर भी इसका द्रव्यमान 14 और इसका द्रव्यमान भी 14 है, लेकिन इन दोनों के गुण समान है। क्लियर? समान है तो हम क्या कह सकते हैं, समभारिकों की खोज के बाद भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु भी गुणों में क्या हो सकते हैं, समान हो सकते हैं। और गुण कौन सा है बेटा? हो द्रव्यमान संख्या। क्लियर? तो ये गुणों में क्या है आपके, समान है, द्रव्यमान संख्या में समान है, तो इसे कहते हैं अपन आधुनिक सिद्धांत। तो आधुनिक सिद्धांत में क्या है, संभारिक पढ़ लिए अपन ने, और संभारिक क्या होता है, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्याएं क्या होती हैं, समान होती हैं, क्या कहलाते हैं आपके, संभारिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, वो संभारिक कहलाते हैं। क्लियर? तो ये हो गया संभारिक। फिर चौथा पॉइंट क्या था, यहाँ पे कहता था, ये पुराने सिद्धांत में कहता था कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोग कर यौगिक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। इसका मतलब सभी यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। क्या कहा इसने? सभी यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर सभी यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, बट आधुनिक सिद्धांत कहता है हाँ, सभी यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं, लेकिन कुछ यौगिक जो बहुत बड़े बृहद अणु हैं, जिन्हें हम बहुलक कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुलक या बृहद अणु, जो बहुलक या बृहद अणु है वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते। तो ये जो दोनों यौगिक हैं वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते। जबकि पुराना सिद्धांत क्या कहता है, समस्त यौगिक स्थिर अनुपात के नियम का पालन करते हैं। यहाँ करते तो हैं, लेकिन कुछ जो बहुत बड़े अणु हैं वो स्थिर अनुपात के नियम का पालन नहीं करते। फिर लास्ट पांचवा पॉइंट क्या कहता है? पांचवा पॉइंट कहता है पुराने सिद्धांत में कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्या कहता है? परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। क्लियर? और उसे एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। ये तो पुराना कहता था। आज हमारा जो आधुनिक सिद्धांत है वो कहता है सर क्या, आधुनिक सिद्धांत कहता है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया सकता है। ये तो वही पुराने के समान है, लेकिन यहाँ जो 30 आगे वाली लाइन है वो चेंज है। वो क्या कहता है? वो कहता है लेकिन एक तत्व के परमाणुओं को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। ये किसके द्वारा? नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा। ये आधुनिक सिद्धांत में आ गया। पुराने सिद्धांत में क्या था कि एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, लेकिन आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है? आधुनिक सिद्धांत कहता है कि एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, और इसे ही हम कहते हैं तत्वांतरण। क्या कहते हैं इसे? तत्वांतरण। एक तत्व का दूसरे तत्व में परिवर्तन क्या कहलाएगा आपके? तत्वांतरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? तत्वांतरण। कंफ्यूजन? जैसे आपने यहाँ पे लिया 93 नेपच्यूनियम 235 प्लस 5B10, क्या आ गया भाई? 5B10। तो यहाँ पे आ गया 96। तो ये हो गया थापा, यू नेपाली पूरे अमेरिकन से मिलते हो बेवकूफ। तो ये 90
91, 92, 93, 94, 95, 96, तो 96 पे कौन आया? Cm, तो 96 पे आ गया Cm और यहाँ पे आ गया 241, क्लियर, और साथ में आया 2He4, क्लियर। तो यहाँ पर देखो ये नेपच्यूनियम का परमाणु है, किसमें कन्वर्ट हो गया? ये कन्वर्ट हो गया किसमें? Cm में, क्यूमेरियम में, क्लियर। तो ये है कृत्रिम तत्वांतरण। क्या कहते हैं इसे? कृत्रिम तत्वांतरण। एक तत्व को दूसरे तत्व में परिवर्तित कर दिया, किसके द्वारा? नाव की अभिक्रियाओं के द्वारा। तो जो पुराना सिद्धांत था वो तो क्या कहता था? परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं, और ना ही एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है। बट जो आधुनिक सिद्धांत कहता है वो क्या कहता है? आधुनिक सिद्धांत कहता है कि परमाणु को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते हैं। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एक तत्व के परमाणु को नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तित किया जा सकता है।